Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो आज हम अपने थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो देख लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ और प्रोविज़न हैं जो कि हमने देखने शेष हैं। तो आज हम उसके अंदर इस पार्ट के अंदर उनको कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक ग्लांस के रूप में देख लेते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से कौन से आर्टिकल के अंदर और किस पार्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके अंदर देखिए कि जो हमारा पार्ट 1 है, तो इसके अंदर हमारा यूनियन और उसके अंदर जितनी भी टेरिटरीज और जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं यूनियन के अंदर, उन सब के नाम और जो है उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारी जो है 1 से लेकर 4 आर्टिकल के अंदर पार्ट 1 के अंदर दी हुई है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट के अंदर जो है सिटीजनशिप के बारे में जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है, किस तरीके से सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, वो टर्मिनेट हो सकती है और किस तरीके से जो है सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है हमारी कंट्री की, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रोविज़न जो हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं और इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 5 to 11। उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं जो कि हमारे 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हैं। उसके बाद पार्ट 4 में हमारे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारी कंट्री की जो गवर्नेंस है उसमें गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, तो वो हमारे कवर होते हैं 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक। उसके बाद देखिए इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो पार्ट ए जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि हमारा आर्टिकल 51 के ए के अंदर आता है। उसके बाद पार्ट 5 में हमारा यूनियन गवर्नमेंट आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर देख कौन कौन सी चीज़ जो इंक्लूड की जा सकती है आप देख सकते हैं। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की वो आएंगी, यूनियन जुडिशरी आएगी और इसके साथ साथ जो कैग है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर आर्टिकल जो हैं वो देख सकते हैं आप 51 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151 तक इसके अंदर आर्टिकल इंक्लूड किए जाते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक आती है। इसमें एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव हमारे 52 से लेकर 78 तक आते हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो हमारे 79 से लेकर 122 तक आते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो ये 123 आर्टिकल के अंदर कवर की जाती है। यूनियन जुडिशरी की बात करें जिसमें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, तो उसके अंदर देखिए ये हमारा जो है 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक आता है। उसके बाद देखिए कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की बात करें हम कैग की, तो 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक इसको कवर किया गया है। उसके बाद देखिए पार्ट 6 में हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल जो है हमारे 152 से लेकर 237 तक इसके अंदर आर्टिकल इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए चैप्टर 1 के अंदर हमारा जनरल जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं 152 आर्टिकल के अंदर। उसके बाद सेकंड में देखिए एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि हमारे गवर्नर वगैरह, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो 153 से लेकर 167 आर्टिकल तक कवर किए गए हैं। उसके बाद देखिए जो चैप्टर 3 है इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे हैं वो उसके रिलेटेड जो आर्टिकल है 168 से लेकर 212 तक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर है ये 213 है, और जब भी हमने प्रेसिडेंट की बात की थी 123 इस आर्टिकल के अंदर आती है। हाई कोर्ट देखिए हमारा 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन इसके अंदर है। उसके बाद सुबॉर्डिनेट जो कोर्ट आते हैं 233 से लेकर 237 तक रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो है डील करते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट 7 को जो है डिलीट कर दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था और इसमें से जो 238 आर्टिकल है उसको भी डिलीट कर दिया गया था, इसलिए हम जो है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्योंकि हमारा जो है स्टेट इन पार्ट बी, यानी पहले हमारे स्टेट्स जो थे वो डिवाइड किए हुए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से डिवाइड किए हुए थे। तो अब हमारे किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है, स्टेट्स ऑलरेडी जनरल जो है उनको काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से इस वजह से जो है इसको जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1956 के अंदर, जिसके अंदर पूरे के पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था और उनकी जो क्लासिफिकेशन थी उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, इसलिए इस आर्टिकल को भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं था उसके बाद।
उसके बाद देखिए जो पार्ट 8 है उसके अंदर हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ आपको पता है कि हमारी जो अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें हमारी चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी ये सभी यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं। तो ये देखिए ये 239 से लेकर 242 तक जो है इसके अंदर आर्टिकल्स दिए गए हैं। आगे पार्ट 9 जो कि हमें पंचायत के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं 243 से लेकर 243 ओ तक है। ये देखिए 243 ए बी सी डी इस तरीके से जाते हैं और ओ तक जो है इसमें सारे के सारे प्रोविज़न जो है पंचायत से रिलेटेड है। 9 पार्ट 9 ए की अगर हम बात करें तो इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं जो कि 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जिसको जोड़ा गया था। तो देखिए ये इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो ओ से आगे देखिए पी से लेकर जेड जी तक, जेड यानी जेड को कवर करके उसके बाद जेड ए जेड बी जेड जी इस तरीके से यहाँ तक इसके सारे के सारे प्रोविज़न जो इसके अंदर काउंट किए गए हैं। उसके बाद देखिए पार्ट जो 9 भी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ये जो इसके जो आर्टिकल हैं आगे देखिए इससे म्यूनसिपैलिटीज़ से आगे के जो आर्टिकल है जेड टी तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आते हैं। आगे देखिए जो पार्ट 10th है उसके अंदर शेड्यूल और ट्राइबल एरिया को कवर किया जाता है और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है 244 और 244 ए है। उसके बाद 11th पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दिखाया गया है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट होती है तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आर्टिकल जो है 245 से लेकर 263 तक आते हैं। तो यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन भी देख सकते हैं जो 255 तक कवर्ड है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है जो 263 तक कवर्ड है। आगे पार्ट 12 के बारे में बात करें तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्यूट्स इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो हमारे 264 से लेकर 300 ए आपको पता है प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि पहले हमारा जो है फंडामेंटल राइट भी था लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था और अब इसको जो है नॉर्मल दूसरे आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए इसके अंदर जो फाइनेंस है वो 264 से 291 तक है। बोरोइंग की अगर हम बात करें 292 से लेकर 293 के बीच में है। प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन और स्यूट्स की बात करें तो 294 से लेकर 300 और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 300 ए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद करें क्योंकि ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया था, अब इसको वहाँ से निकाल दिया गया है। आगे देखिए पार्ट 13 के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी ट्रेड वगैरह कॉमर्स वगैरह होता है उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो 301 से लेकर 307 तक कवर किए गए हैं। आगे देखिए पार्ट 14 के अंदर देखिए सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं उनके बारे में बात की है। तो इसके अंदर हमारा जो है यूपीएससी वगैरह वो भी आ जाएंगे। तो देखिए 308 से लेकर 323 तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है सर्विसेज से रिलेटेड तो ये देख सकते हैं 308 से लेकर 314 तक है। आगे पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी, तो ये देख सकते हैं 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल जो है इसके अंदर कवर किया गया है। आगे ट्रिब्यूनल, ये वाला आर्टिकल भी जो है 40 वाला जो पार्ट है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। तो इसके द्वारा देखिए 14A जो पार्ट है उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स को इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर दो आर्टिकल रखे हैं 223A और 223B। यहाँ इनके बीच में जितने भी आर्टिकल हैं वो इसके सारे इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट 15 के अंदर हमारे इलेक्शंस आते हैं और इलेक्शन कमीशन जो हमारा देखिए वो आता है 324 के अंदर, आर्टिकल 324 के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड जितने प्रोविजन है ये आप देख सकते हैं 329A तक इसके अंदर कवर्ड है। उसके बाद देखिए पार्ट 16 जो है हमारा ये है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ सर्टेन क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो हमारे 330 से लेकर 342A तक कवर किए गए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा जो है पार्ट 17 के अंदर आता है और इसके अंदर आर्टिकल जो है 343 से लेकर 351A तक आते हैं। तो इसमें हमारा लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 343 से लेकर 44 तक है। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये 345 से लेकर 47 तक है। लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सो ऑन, इनके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो ये आर्टिकल 48 और 49 के अंदर आता है, 348 349 के अंदर आता है। स्पेशल डायरेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये 350 से लेकर 351 तक आता है।
आगे इमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न हमारा जो है पार्ट 18 के अंदर है और ये जो है हमारे 352 से लेकर 360 तक कवर किए गए हैं। आगे मिसलेनियस अगर कोई बचता है तो वो देखिए 19 के अंदर, पार्ट 19 के अंदर है, जो कि 361 से लेकर 67 तक इंक्लूडेड है। पार्ट 21 के अंदर 20 के अंदर देखिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जाती है, तो उसके लिए एक आर्टिकल है 368, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। पार्ट 21 इसके अंदर हमारे टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल जो प्रोविज़न है वो आते हैं, तो ये 369 से लेकर 392 तक हैं। उसके बाद देखते हैं पार्ट 22, इसके अंदर शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, जो कमेंसमेंट है, अथॉरिटेटिव, टेक्स्ट इन हिंदी, रिपील, ये हमारा जो है 393 से लेकर 395 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो हैं ये आर्टिकल इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो पार्ट 7 है वो हमारा किस तरीके से डिलीट कर दिया गया था। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि पार्ट 7 के अंदर जो भी हमारे स्टेट्स की क्लासिफिकेशन की गई थी, तो उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा जो उसको एंड कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था उस आर्टिकल को और पार्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट 4A के बारे में बात की थी और पार्ट जो ये अभी हमने बात की है 14 के बारे में, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडेड हैं, इनको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इनको ऐड किया गया। उसके बाद देखिए पार्ट 9 के बारे में हमने बात की थी, जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था। ये हमारा 74th अमेंडमेंट है, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो ये देखिए जो 9B वाला जो पार्ट था वो हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सारे के सारे आर्टिकल हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कई बार जो है न्यूज़ में भी रहते हैं और मेनली जो है कई बार यूज़ होते हैं, डेली लाइफ में भी काफ़ी बार यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगज़ीन वगैरह में भी हम इनका यूज़ देखते हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं हम एज ए ग्लांस के रूप में। तो देखिए आर्टिकल 1 जो है वो बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी नेम दर्शाता है हमारे इंडिया का नेम और उसके अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, उनके नेम जो है इसके अंदर दिखाए गए हैं। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, कैसे न्यू स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं और नेम चेंज कर सकते हैं स्टेट्स का। क्या आपने देखा है काफ़ी सारे स्टेट्स के नाम चेंज कर देते हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर देते हैं, नया स्टेट क्रिएट कर देते हैं, तो वो जो आर्टिकल 3 के अंदर किया जाता है। आगे देखिए 13 के अंदर क्या है, जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है किसके फंडामेंटल राइट, अगर मान लिया पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आगे देखिए 14 के अंदर क्या है, जो हमारा इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी जो है लॉ की नज़रों में क्या है, इक्वल है, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी रिलीजन का है। आर्टिकल 16 के बारे में बात करें तो देखिए ये एक तरीके से आपको क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को क्या करता है, अबोलिश करता है। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है कि आपको फ्रीडम है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो है अपने मन के जो भी भाव हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं, यानी आपको पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 के अंदर आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दी है, यानी आपको अपनी लाइफ का जो है राइट जो आपके पास है। इसके साथ साथ देखिए आर्टिकल 21A जो है ये हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड राइट देता है कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। इसके साथ देखिए आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोवोकेशन ऑफ द रिलीजन, यानी आप कोई भी रिलीजन जो है वो अपना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 30 की बात करें तो इसके अंदर देखिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई भी माइनॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ताकि वो अपनी जो है लैंग्वेज और अपना कल्चर जो है उसको अच्छे से प्रिजर्व कर सके और इसके साथ देखिए उसको बढ़ावा दे सके। आर्टिकल 31C इसके अंदर क्या किया गया है कि कुछ लॉ बनाए गए हैं जो कि गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इफेक्ट देते हैं कि वो जो है फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब कुछ DPSP को राइट दिया गया है कि वो जो है कुछ फंडामेंटल राइट को ओवर पावर कर सकते हैं, सबको नहीं, कुछ एक फंडामेंटल राइट को, ताकि इन DPSP को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके।
जैसे कि रिजर्वेशन के अगर बारे में बात करें, अगर हम जो है बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको जो है उनकी अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी किस में आता है, आर्टिकल 14, तो उसके ऊपर इसको क्या दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है। राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बैकवर्ड क्लासेस को, वीमेंस को, चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन देते हैं, वो इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम जो है कुछ एक DPSP को पावर ज़्यादा दे देते हैं ताकि वो जो है फंडामेंटल राइट को क्या कर सकें, ओवर पावर कर सकें। आगे देखिए आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 32 मैंने बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट की कोई भी वायलेशन होती है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आर्टिकल 38 के अंदर एक तरीके से बात की गई है, ये DPSP के अंदर आता है, जिसके अंदर सिक्योर किया गया है सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि लोगों का जो वेलफेयर किया जा सके। तो स्टेट जो है एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से काम करेगा। आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए, यानी विलेज के अंदर जो है पंचायत जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगी। 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो सभी सिटीजन्स के ऊपर लागू हो ऐसा सिविल कोड जो है वो बनाया जाए। आर्टिकल 45 के अंदर जो भी अर्ली चाइल्डहुड है, यानी 6 ईयर से पहले, यानी 0 से लेके 6 ईयर तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, इसके उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जाए और उनको एजुकेशन दी जाए, ये आर्टिकल 45 के अंदर आता है। आर्टिकल 46 के अंदर कोई प्रमोशन की जा सके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, जो भी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए प्रमोट किया जा सके, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं, इसलिए उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जा सके ताकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। आर्टिकल 51 के बारे में बात करें तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी वॉर ना हो तो इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 51A प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आर्टिकल 72 के अंदर आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या पावर प्रेसिडेंट की, कि वो पार्डन कर सकता है, ग्रांट पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, यानी वो जो है इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है कि वो किसी भी कल्प्रिट की अगर उसको लगता है कि उसके साथ सही से न्याय नहीं हो रहा है या कोई भी अगर कोई भी अच्छा ग्राउंड उसको लगता है तो वो उसकी सेंटेंस को माफ़ कर सकता है। इसके साथ साथ देखिए आर्टिकल 74 के बारे में बात करें तो 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। 78 के अंदर क्या होगा, ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो क्या करे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किसको, प्रेसिडेंट को प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को उन बातों से अवेयर होना, उन इन्फॉर्मेशन से अवेयर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 110 की बात करें तो मनी बिल के बारे में है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 की बात करें तो देखिए ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि हमारा बजट भी जिसको बोला जाता है, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 123 की बात करें तो देखिए ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड, कि ये जो है ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है। अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 143 ये जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पर। आर्टिकल 155 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल 161 जो है पावर ऑफ गवर्नर की पावर देता है गवर्नर को कि वो पार्डन कर सके, साथ साथ सस्पेंड कर सके, रिमिट और कमिट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, कुछ सर्टेन केसेस में जो है कल्प्रिट की जो पनिशमेंट है उसको, सेंटेंस को क्या कर सके, इसको कम कर सके या उसको माफ़ कर सके। आर्टिकल 163 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, जो कि गवर्नर को क्या करेंगी, एड एंड एडवाइस करेंगी। आर्टिकल 167 ये ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर है विद रिगार्ड टू द फर्निश ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसे ही सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को भी जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे। आगे 169 के बारे में अगर हम बात करें तो ये अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट्स के अंदर अगर हमने काउंसिल को बनाना है या उनको क्रिएट करना है या उनको अबोलिश करना है तो उसके लिए आर्टिकल 169 जो है वो आर्टिकल 169 उसके लिए वर्क करता है। आर्टिकल 200 के बारे में बात करें तो ये असेंट ऑफ बिल बाय द गवर्नर जो है क्या करता है
कि प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उसको बिल को रिजर्व कर लेता है, ताकि जो स्टेट्स के कुछ बिल हैं अगर गवर्नर उनको ठीक समझता है कि इसके लिए जो है प्रेसिडेंट की जो असेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए उनकी उसके लिए रिजर्व कर लेता है। अगर 213 जो आर्टिकल है ये एक तरीके से ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है किसकी, गवर्नर की। जैसे 123 हमने देखा था वो प्रेसिडेंट की पावर थी, अब ये जो है 213 जो है ये गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस बनाने से रिलेटेड। 226 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। आगे 239 AA ये जो है दिल्ली के रिस्पेक्ट में जो स्पेशल दिल्ली है जो हमारी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है, स्पेशल प्रोविजन जो इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं। 249 आर्टिकल के अंदर आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर स्टेट लिस्ट के कुछ मैटर हैं जिनके ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकता है, लेकिन कुछ लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो सेंटर जो है वहाँ पर क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बना सकता है। तो ये आर्टिकल 249 के अंदर आता है। 262 इसके अंदर क्या आता है, एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर, यानी इंटर स्टेट रिवर, दो स्टेट के बीच में अगर रिवर फॉलो कर रही है उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट्स के बीच में, उसको 262 आर्टिकल के अंदर जो है उसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। 263 इसके लिए प्रोविज़न, ये किसके लिए प्रोविज़न है, ये इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड प्रोविज़न है, ताकि स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, यूनियन और स्टेट के बीच में कोई, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उससे रिलेटेड जो है काउंसिल जो है वो 263 आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। 265 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टैक्स इज नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी यहाँ पर जो है टैक्स ना इम्पोज करने की बात की गई है, ये अथॉरिटी ऑफ लॉ को बचाने के लिए टैक्स नहीं इम्पोज किए जाएंगे। आगे है आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 जो है ग्रांट्स करता है फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, जो ग्रांट दी जाती है यूनियन के द्वारा स्टेट को दी जाती है, ये उनसे डील करता है। कोई भी ग्रांट अगर देनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी स्टेट को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, तो उससे जो भी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है वो आर्टिकल 275 के अंदर आती है। आर्टिकल 280 के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन हमारा वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। 300 आर्टिकल जो है सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड आता है, कोई भी सूट्स है प्रोसीडिंग चल रही है सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमारा 300 है। 300A ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ये हमने देखा था। 311 जो आर्टिकल है ये डिसमिशल, रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर यूनियन एंड द स्टेट, यानी जो यूनियन और स्टेट की कैपेसिटी में कोई भी पर्सन जो है जो कि सिविल कैपेसिटी में काम कर रहा है उसकी डिसमिशल, रिमूवल और रिडक्शन से रिलेटेड है। 312 में आता है ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं हमारी 312 के अंदर। 315 के अंदर आता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट। 320 के अंदर आता है हमारा फंक्शन आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके फंक्शन क्या है। 323 ए के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। 324 किससे रिलेटेड आता है, हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं। 330 के में हमारा आता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल के अंदर किस तरीके से रिजर्वेशन की जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वो हमारा 330 के अंदर आता है। आगे 335 के अंदर आता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विसेज एंड पोस्ट, इस तरीके से जो है क्लेम किए जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल है सर्विसेज और पोस्ट के लिए, क्या क्या क्लेम उनके बनते हैं, तो ये आर्टिकल 335 के अंदर आता है। 352 के अंदर आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी आता है। 356 के अंदर आता है इन केस अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है स्टेट्स के अंदर और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 360 के अंदर आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। 365 के अंदर आता है फेलियर टू कंप्लाई और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, अगर जो है कोई भी यूनियन के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को और वो उसको कंप्लाई करने में फेल हो जाता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो वो 365 के अंदर आता है। और यहाँ पर 356 के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है यूनियन जो डायरेक्शन देता है स्टेट उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है। 368 जो आर्टिकल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट्स करने से रिलेटेड है। 370 जो है वो हमारा जो है किसके रिलेटेड था, वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड था, जो कि अब क्या हो चुका है, इसको हटाया जा चुका है और जम्मू एंड कश्मीर को हमारा जो एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके।
आगे देखिए बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न है और कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आर्टिकल इतने ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका शेड्यूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है हमारा नेम ऑफ द स्टेट्स क्या है, टेरिटरीज़ क्या है, नेम ऑफ द यूनियन और टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, उनका एक्सटेंट कितना कितना है। तो ये सारा का सारा जो है नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन और ये सब कुछ जो है उनकी बाउंड्रीज वगैरह ये सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे है सेकंड शेड्यूल के अंदर जो है जो भी हमारे जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके जो एमोल्यूमेंट क्या होंगे, अलाउंसेस क्या होंगे, प्रिविलेजेस क्या होंगे, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, इनके क्या होंगे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो कि हमारे स्टेट्स के अंदर होती हैं, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि हमारे स्टेट्स के अंदर होती हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ कैग जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एम्यूलमेंट्स हैं, जो भी अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है सेकेंड शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। आगे देखिए थर्ड शेड्यूल के अंदर जो है ओथ एंड अफर्मेशन, जो ओथ दिलवाई जाती है किसी भी मिनिस्टर को, जो भी यूनियन मिनिस्टर उनको ओथ दिलवानी है, कैंडिडेट जो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जितने भी उनके लिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग के लिए, और इसके साथ साथ जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनके लिए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर जो कि हमारी स्टेट्स के अंदर होती है ना, जैसे हमारी सेंटर के अंदर लोकसभा होती है, ऐसे ही हमारी स्टेट के अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर होती है, और जैसे ही हमारी सेंटर के अंदर जो राज्यसभा होती है, ऐसी ही हमारी स्टेट्स के अंदर क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, और इसके साथ साथ जो जजेस हमारे हाई कोर्ट्स के, उनसे उनके रिलेटेड जो भी ओथ एंड अफर्मेशन करवाई जाती है वो सारी की सारी जो है थर्ड शेड्यूल के अंदर दी गई है। देखिए फोर्थ शेड्यूल के अंदर एलोकेशन ऑफ सीट्स है इन राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स किस किस स्टेट को कितनी कितनी सीट्स जो है अलोकेट की गई हैं, यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स दी गई हैं, वो सारी की सारी हमारे फोर्थ शेड्यूल के अंदर दी गई हैं। इसके लिए आर्टिकल 4 एंड 80 जो है इसके अंदर आता है। आगे देखिए फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है हमारा जो शेड्यूल्ड एरिया है, और जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ट्राइबल एरिया है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आते हैं, जिनका आर्टिकल है 244। आगे देखिए सिक्स शेड्यूल में आते हैं कुछ ट्राइबल एरिया, जो कि स्पेशल कुछ ट्राइबल एरिया हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो ट्राइबल एरिया है इन 4 स्टेट्स के, और बाकी सारे जो बचे हुए स्टेट्स हैं जहाँ पर कोई ट्राइबल एरिया है या शेड्यूल्ड एरिया है, तो वो सारे आर्टिकल 5 में है। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर है, और यहाँ पर शेड्यूल 6 में जो हमारा ATMM जो ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इनके आर्टिकल जो है आप देख सकते हैं 244 और 275 इनसे रिलेटेड आर्टिकल है। आगे 7th शेड्यूल के अंदर जो है किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन स्टेट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, और इसके साथ साथ जो कंकरेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यूनियन लिस्ट के अंदर जो है 98 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि ओरिजिनली 97 थे, जो कि 98 सब्जेक्ट्स हैं। और स्टेट्स की अगर बात करें, ओरिजिनली जो ये 66 थे, बाद में जो है इनको 59 कर दिया गया। आगे जो है अगर कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों जो अपने लॉ बना सकते हैं, तो वो जो है ओरिजिनली 47 थे। तो देखिए इस तरीके से जो है इनको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो है सिर्फ सेंटर जो है उसके ऊपर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जितने मैटर है उन पर स्टेट लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट में जो आते हैं उनके ऊपर जो है स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। टाइमली जो है टाइमली इनके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अलग कोई अगर इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसको सेंटर लिस्ट में डाल दिया जाता है, और अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक मैटर है तो उसको स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है।
आगे देखिए 8 शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 8 शेड्यूल के अंदर जो है जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो देखिए इसके अंदर हमारी जो लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में जो है धीरे धीरे करके अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जो है बाकी लैंग्वेजेस को 8 और लैंग्वेज एडेड कर दी गई, जिसकी वजह से अब नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो इंक्लूड हैं तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंक्लूड हैं वो 22 लैंग्वेज हो जाती हैं और इनको आर्टिकल 344 और 351 के अंदर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो 14 लैंग्वेज थी यहाँ पर देखिए असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, या इसको डोंगरी भी बोला जा सकता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत और सिंथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये जो है 14 लैंग्वेज पहले थी। उसके बाद देखिए सिंधी जो लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 के अंदर। उसके बाद इंक्लूड किया गया कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को, इनको इंक्लूड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर। उसके बाद 4 लैंग्वेज फिर से ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथाली, ये हमारी बाद में ऐड की गई। ये हमारी 92nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया जो कि 2003 के अंदर की गई। उसके बाद देखिए ओडिया जो है इसको पहले ऐसे लिखा जाता था, अब इसका जो है इसको इस तरीके से चेंज कर दिया गया, ऐसे लिखा जाता है ओडिया, इसको भी 96th अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया जो कि 2011 में की गई। तो इस तरीके से ये सारी की सारी ये 22 लैंग्वेज जो है वो आपको ऊपर दी गई हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं ये जो हमने ऊपर नेम पढ़े हैं, और इनमें से ये लैंग्वेजेस जो है वो बाद में इन अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया है। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जो है किस लैंग्वेज को जोड़ा गया है। आगे देखिए 9th शेड्यूल जो है ये जो जोड़ा गया था जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1951 के अंदर, उसी के अंदर इसको जोड़ा गया था। ये किससे रिलेटेड था? ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था और अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था उसके लिए था ये, ताकि जितने जो लैंडलेस पीपल हैं, जो लेबर हैं, उनको भी क्या किया जाए, उनको लैंड प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए इसको इस तरीके से जोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ एक ऐसे मतलब कुछ जो 9th शेड्यूल है इसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल भी रख दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ ऐसे आर्टिकल रखे जाते थे कि जिनको जुडिशियली जो सिक्योरिटी है उससे बाहर रखा जा सके, यानी जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब इसके अंदर जो प्रोविज़न रखे जाते थे उसके थ्रू क्या होता था कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते थे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है अलग से सेपरेट जो है ये मतलब शेड्यूल जो है डाल दिया गया था, जिसके अंदर अगर कोई भी मैटर रख दिया जाता था उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो निर्णय नहीं ले सकती थी, जुडिशरी जो है उसको एनालाइज नहीं कर सकती थी। और ये क्या करते थे, ये मैटर कई बार जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर देते थे। और उसके बाद फिर क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया 2007 के अंदर, उसने कहा कि अगर जो 24 अप्रैल 1973 से के बाद में जितने भी मैटर्स इस लिस्ट के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं, उन सब की जुडिशियल रिव्यू होगा, उन सब की जुडिशियल सिक्योरिटी होगी, मतलब इनका रिव्यू किया जा सकेगा। अगर कोई ऐसा मैटर है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो सिटीजन की जो स्वतंत्रता है, उनकी राइट की वायलेशन करता है, तो उन एक्ट को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 10th शेड्यूल जो है डिफेक्शन के बारे में है। ये इससे रिलेटेड जितने भी मतलब इसमें वो सारे प्रोविज़न आते हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किसका? मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं जो कि डिफेक्शन करते हैं। डिफेक्शन मतलब जो अपनी पार्टी को छोड़कर, जिस पार्टी से वो जीते हैं उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि जिस पार्टी का वोट लेकर वो जीता है, अगर उस पार्टी को ही वो छोड़ देता है तो एक तरीके से वो मेंबर बनने के जो है योग्य नहीं रहता। और इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 के अंदर, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है। आगे 11th शेड्यूल की बात करें तो देखिए 11th शेड्यूल जो है वो हमारा पंचायत से रिलेटेड है, जिसको हमने 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया जो 1992 में हुई थी। इसमें हमारे 29 मैटर्स आते हैं जो कि हमारी पंचायत से रिलेटेड है। तो ये हम देख चुके हैं पीछे।
आगे देखिए 12th शेड्यूल के अंदर देखिए इसमें हमारे इसमें जो है म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो आते हैं। इसमें 18 मैटर्स को इंक्लूड किया गया है और इसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी हम पीछे देख चुके हैं। आगे देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ-कहाँ से लिया गया है, कहाँ-कहाँ से हमने जो है सोर्सेज जो है इसके लिए हैं। तो हमने ये देखा था कि फीचर्स के अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया के अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो देखते हैं कौन से प्रोविज़न हमने कहाँ से लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा 1995 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर उसके द्वारा वहाँ से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं, क्योंकि हमने जो है मेनली मोस्टली जो पार्ट है वो यहीं से उठाया है। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहीं से लिया है, जुडिशरी जो हमारी यहीं से है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविज़न है और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इस तरीके से जो है हमारा लॉ वगैरह पास किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है, सिंगल जो सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम है, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं, बाइकैमरलिज्म, 2 चैम्बर बनाए हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसी तरीके से हमारा जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मिलता है। आगे देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी खुद में इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू हमने यहीं से लिया है, इम्पीचमेंट कैसे करनी है प्रेसिडेंट की, रिमूवल कैसे करना है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी यहीं से लिया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो कैसे इलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, तो वो सारा का सारा हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से हमने डीपीएस भी लिए हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो यहीं से लिए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है उसका मेथड यहाँ से लिया हमने। आगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। यहाँ से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यही हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की भी फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस, हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल फीचर्स, फेडरल फीचर्स के साथ साथ क्या है, यूनिटरी फीचर्स के साथ है, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेजिडरी पावर जो है हमारी सेंटर के पास है, रेजिडरी पावर जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं और मेंशन नहीं है और अलग से कोई मैटर ऐसा आ जाता है जो कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है, किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो वो सारा का सारा किसके पास है, वो सेंटर के पास है। तो रेजिडरी पावर सेंटर के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर की जाती है सेंटर के द्वारा, गवर्नर की जो प्रेसिडेंट है वही करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट, तो वो भी यहाँ से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है वो भी यहीं से लिया गया। आगे बात करें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से देखिए कंकरेंट लिस्ट हमने ली है, कंकरेंट लिस्ट जिस पर सेंटर स्टेट दोनों लोग बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी हमने यहीं से उठाया है। एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ हाउस, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग होती है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते और जो है बीच में डेडलॉक बन जाता है, तो इन दोनों की प्रेसिडेंट के द्वारा जॉइंट सीटिंग कराई जाती है। और ये जॉइंट सीटिंग वाला मैटर जो हमने कहाँ से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया है। वेबमिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से लिया हमने। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आती है तो फंडामेंटल राइट जो है, कुछ फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर, ये जो कि अभी रशिया है, वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस लिया है, जस्टिस हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कि प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हमने यहीं से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, जो कि प्रियम्बल के अंदर हमारे लिबर्टी वाले आइडिया हैं, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी वाले आइडिया हैं, ये हमने यहीं से लिए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमने क्या लिया है, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और साथ साथ में जो राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। If you like the video then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the
further updation of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.